एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। इधर कुछ लेक्चर्स हमने एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर्स लिए और आपको तमाम चीज़ें बताई एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। अभी फिर से एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं और एस्ट्रोलॉजी का जो आज टॉपिक है वो है ग्रहों की दशा और अंतर्दशा। दशा आपने सुना होगा कि ग्रहों की इस ग्रह की दशा चल रही है, इसकी अंतर्दशा चल रही है, वो उसी के बारे में आज बताएंगे आपको। तो ब्रह्मांड में मेन 9 ग्रह हैं। ये 9 ग्रहों के बारे में ही बताया गया है जो ऋषियों ने बताया। तो ये 9 ग्रह जो हैं कुंडली में कहीं ना कहीं जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं वो 12 हाउसेज हैं, 12 राशियां हैं। तो वो किसी न किसी हाउस में या भाव में और किसी न किसी राशि में 9 ग्रह बैठे होते हैं। और ये किस हाउस में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं ग्रह, तो सबकी कुंडली में अलग अलग होगा। तो वो उसी के हिसाब से इंसान की पर्सनैलिटी बनती है और उसका भाग्य बनता है। उसका जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में वो वहीं से डिसाइड हो जाता है कि वो ग्रह किस हाउस में, किस राशि में बैठे हैं। तो उसी पे ही पूरी उसकी लाइफ डिपेंड करती है। अब व्यक्ति के जीवन में आपने देखा होगा कि व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म से लेके और मृत्यु तक तमाम घटनाएं उसकी लाइफ में होती हैं। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जैसे जन्म लिया तो बच्चा बड़ा होगा, उसका बचपन है और उसकी एजुकेशन है। इसके बाद फिर और बड़ा हुआ, फिर शादी ब्याह, उसके बच्चे, और इसके अलावा घर का रहने का इंतज़ाम करना और अपना कैरियर बनाना, यानी वो सर्विस करे कि बिज़नेस करे, और फिर वो सर्विस या बिज़नेस करके मनी अर्न करना, और जो एक के बाद एक तमाम घटनाएं उसके जीवन में मृत्यु के पहले तक होती रहती हैं। तो इन घटनाओं को जानने के लिए कि वो घटना कब होगी और किस समय होगी, जैसे व्यक्ति की शादी होनी है तो वो शादी कब होगी एग्जैक्टली, इसके लिए ऋषियों ने दशा सिस्टम बनाया। ग्रहों की दशा अंतर्दशा के बारे में बताया। तो ये ग्रहों की दशाएं जो हैं, उन्होंने कहा कि 9 ग्रह हैं, ये दशाएं एक के बाद एक आती जाती हैं। और एक ग्रह की महादशा या दशा, महादशा का नाम ही दशा है, तो महादशा या दशा जब आएगी तो वो कुछ समय तक रहती है। हर एक ग्रह का एक टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, उसकी महादशा का अलग अलग है सबका। तो वो उतने समय तक उसकी दशा रहेगी और उस दशा में ग्रह अपने किस हाउस में बैठा, किस राशि में बैठा, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो शुभ है कि अशुभ है, तमाम चीज़ें वो डिपेंड करेंगी। उसके हिसाब से अपना फल देगा और वो घटनाएं घटेंगी। एक ग्रह की महादशा खत्म होगी, दूसरा ग्रह आएगा, फिर तीसरा ग्रह आएगा, फिर चौथा ग्रह। इस तरीके से व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा वो एक के बाद एक उसकी ग्रहों की दशाएं आती जाएंगी। अब ग्रह की दशा जिस समय आती है तो एक तरह से जिस ग्रह की दशा आई तो व्यक्ति के जीवन में एक गवर्निंग बॉडी बनता है। गवर्निंग बॉडी यानी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से गवर्न करेगा, कंट्रोल करेगा। वो एक किंग की तरह होता है। जिस ग्रह की दशा शुरू हुई, एक वो किंग की तरह है। और एक किंग जो होगा उसकी कैबिनेट में जो मेन मंत्री है, मेन उसका मंत्री होगा, वो अंतर्दशा के रूप में आएगा। यानी ग्रह की दशा चल रही है और वो एक किंग की तरह है, और उस किंग के अंडर में उसी की कैबिनेट का एक जो मेन मंत्री है वो अंतर्दशा, उस ग्रह की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। अंतर्दशा के अंडर में प्रत्यंतर दशा, और प्रत्यंतर दशा के अंडर में सूक्ष्म दशा, सूक्ष्म दशा के अंडर में प्राण दशा। इस तरीके से 1, 2, 3, 4 और 5 तरह की दशाएं एक साथ चलती रहेंगी। सपोज सूर्य की दशा शुरू हुई तो सूर्य की दशा में कोई किसी ग्रह की अंतर्दशा होगी, उस अंतर्दशा के अंडर में किसी ग्रह की प्रत्यंतर दशा होगी, प्रत्यंतर दशा के अंडर में सूक्ष्म दशा, फिर उसके अंडर में सूक्ष्म दशा, फिर प्राण दशा। इस तरीके से सारी चीज़ें ग्रहों की दशा के अंडर में होती रहेंगी। तो ये 5 तरह की दशाएं बताई महर्षि पराशर ने, और कि महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। अब इनका ड्यूरेशन जो है वो फ़र्क है। यानी जैसे ये महादशा कहा कि ये वर्ष इससे पता चलेगा, यानी वो जो इसकी दशा आएगी किसी ग्रह की तो वो कुछ साल तक रहती है। यानी किसी घटना के बारे में आपको पता करना है तो वो ग्रह, जिस ग्रह की दशा शुरू हुई तो वो कुछ वर्ष
तक रहेगी, यानी उससे वर्ष पता चलेगा, अंतर्दशा से महीने पता चलेंगे, प्रत्यंतर दशा से दिन पता चलेगा, और सूक्ष्म दशा और प्राण दशा से मिनट तक पता कर सकते हैं आप। यदि आपकी इतनी नॉलेज है और आप का कैलकुलेशन सही है, तो आप किसी घटना के बारे में एग्जैक्टली कितने वर्ष के बाद, कितने महीने के बाद, कितने दिनों के बाद, कितने घंटे के बाद मैरिज होगी, वो वहाँ तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा ऋषियों ने बताया। तो इस तरह से आपने देखा कि वो वर्ष, मास, दिन और घंटे, मिनट, इसके बारे में उन्होंने बताया कि ये किसी घटना के बारे में आप इस तरह से बता सकते हैं। और महर्षि पराशर जो फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, हजारों साल पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक, उन्होंने इस बात को बताया, और उन्होंने उस समय 42 तरह की दशाओं का वर्णन किया। 42 टाइप्स ऑफ दशा उन्होंने बताई। जस्ट इमेजिन, 42 तरह की दशाएं उन्होंने बताई। और लेकिन उन्होंने स्वयं इस बात को कहा, एक श्लोक में लिखा उन्होंने कि कलयुग में, जब कलयुग आएगा, उस समय जो उनकी 42 में से एक दशा है, विंशोत्री दशा, विंशोत्री दशा, तो वो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम फल देने वाली होगी, यानी उसका फल जो है हमेशा एकदम सही निकलेगा। और उन्होंने कहा कि कलयुग में लोगों को विंशोत्री दशा को फॉलो करना चाहिए। तो 42 दशाओं में ये विंशोत्री दशा हम लोग फॉलो करते हैं, जैसा महर्षि पराशर ने बताया। और विंशोत्री का जो ड्यूरेशन है टोटल 120 वर्ष का होता है। ये विंशोत्री वर्ड कैसे आया, इसके बारे में बताते हैं कि विंश और उत्तरी 2 वर्ड से मिलकर बना है विंशोत्री। विंश का मतलब होता है 20 और उत्तरी का मतलब है 100 से ऊपर। तो 100 से ऊपर 20 यानी 120 वर्ष की दशा जो है वो टोटल विंशोत्री की होती है। उन्होंने कहा कि 120 वर्ष जो है किस तरह से आया, तो हर एक ग्रह की दशा, आपको बताया कि हर एक की दशा, ग्रह की दशा जो है वो महादशा या दशा वो एक फिक्स होती है, उनका ड्यूरेशन है कि इतने समय तक ही रहेगी, उसके बाद फिर दूसरे ग्रह की दशा आ जाएगी। अब उन्होंने कहा कि सूर्य जब शुरू होगी, सूर्य की दशा वो 6 वर्ष तक रहेगी। उसके बाद चंद्रमा की दशा 10 वर्ष तक रहेगी, मंगल की 7 वर्ष, बुध की 17 वर्ष और गुरु की 16 वर्ष, शुक्र की 20 वर्ष और शनि की 19 वर्ष और राहु की 18 वर्ष और केतु की 7 वर्ष। ऐसा बताया ऋषि ने कि इन ग्रहों की दशाओं का ड्यूरेशन इतना है, इन वर्षों तक रहेंगे इनकी दशा। और कुल अगर आप इनका टोटल करें तो 120 वर्ष आता है। इसके मतलब विंशोत्री का टोटल ड्यूरेशन 120 वर्ष है। तो कलयुग में उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जो है मैक्सिमम अगर सारी ग्रहों की दशा उसके जीवन में आ जाए तो 120 वर्ष तक वो जीवित रह सकता है। उन्होंने ऋषि पराशर ने बताया कि कोई व्यक्ति कलयुग में उसका जीवन या उसकी लाइफ जो है वो 120 वर्ष तक हो सकती है। तो ये तो उन्होंने ड्यूरेशन बताया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इन ग्रहों की जो महादशा आ रही हैं उनका एक ऑर्डर फ़र्क है। वो इस तरीके से नहीं कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु के तो ऐसे नहीं आएंगे। वो उनकी ग्रहों की जो एक ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में वो आएंगे, एक के बाद एक दशा आएगी, उसका ऑर्डर उन्होंने इस तरह बताया। देखिए, तो सबसे पहले कहा कि जैसे सूर्य है, सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा आएगी, चंद्रमा के बाद मंगल की, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, और फिर सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये ग्रहों की दशाओं का क्रम है, यानी एक के बाद एक जो ग्रहों की दशाएं आती जाएंगी वो इस क्रम में ही आएंगी। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध, केतु, शुक्र, एक ये ऑर्डर है। तो महादशा ही नहीं बल्कि उसके अंडर में जो अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा हैं, इनका भी ऑर्डर वही रहेगा, यानी वही रहेगा। ये सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र, इसी ऑर्डर में ही वो आते जाएंगे। अब जो ऋषि पराशर तो बोलते जाते थे, उनके शिष्य सामने बैठ के सुनते थे, और वो पहले एक होता था श्रुति एंड स्मृति जिसको कहते हैं, कि वो सुनकर इतने इंटेलिजेंट होते थे, मेमोरी इतनी शार्प होती थी कि वो श्रुति माने सुनना और स्मृति माने याद कर लेना। तो वो संस्कृत में बोलते थे, इमेजिन करिए आप, वो संस्कृत में बोलते थे चीज़ों को, और उनके शिष्य जो हैं वो श्रुति एंड स्मृति के जरिए, यानी सुनने और याद कर लेते थे तुरंत उसको, और इस तरीके से वो ये विद्या आगे बढ़ी।
तो उन्होंने जो बताया कि ये इस ऑर्डर में आएंगे, तो अब उनके शिष्य पूछते थे कि आपने जो बताया ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपने कैसे बताया कि ये सूर्य के बाद चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु और शुक्र, इस ऑर्डर में कैसे ग्रहों की दशा आ रही है, ये हमें एक्सप्लेन करिए, बताइए। तो अब ऋषि पाराशर ने इस बात को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जो ये ऑर्डर हम बता रहे हैं ग्रहों की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा वगैरह का, तो ये एक्चुअली उनके जो नक्षत्रों के स्वामियों पर आधारित है। जो नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं, और 27 नक्षत्रों के स्वामी हम आपको पहले लेक्चर में शुरू में ही बता चुके हैं। उनके स्वामी ग्रहों के बाद राशियों के स्वामी ग्रह और नक्षत्रों के स्वामी ग्रह आपको बताए थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो नक्षत्रों के स्वामी ग्रह हैं, इन्हीं के आधार पर हमने ये ऑर्डर बताया आपको, और इसी ऑर्डर में ग्रहों की दशाएं आती जाती हैं। तो उन्होंने शिष्यों ने पूछा कि आप इसको और एक्सप्लेन करें कि किस तरीके से ये आ रहे हैं ऐसे ऑर्डर। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि कृतिका नक्षत्र, जो अश्विनी भरणी कृतिका 3rd नंबर पे नक्षत्र है, तीसरा नक्षत्र कृतिका होता है। तो अगर सूर्य से स्टार्ट करें, इसका स्वामी सूर्य देखिए, तो अगर कृतिका, उन्होंने कहा कि नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। ये सब आप देखिए 9 के इस तरह से हैं, 9 नक्षत्र यानी टोटल 27 नक्षत्र, इनके स्वामी ग्रह यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कृतिका से शुरू करें, तो कृतिका जो तीसरे नंबर का नक्षत्र है, इसके आगे वाले नक्षत्र से 9 तक गिनिए, इसके आगे वाले से 9 तक गिनिए, और जहाँ पर जो नक्षत्र आ रहा है उसके आगे वाला नक्षत्र जो है वो नेक्स्ट महादशा का यानी नेक्स्ट उसकी महादशा आएगी। अब देखिए, जैसे कृतिका का नक्षत्र सूर्य है, इसकी दशा 6 वर्ष की स्टार्ट हुई किसी की लाइफ में। अब कृतिका के बाद कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह आएगा, किसकी दशा आएगी, इसको बताने के लिए उन्होंने कहा कि कृतिका के आगे रोहिणी 4 नंबर पे आता है। अब 4 नंबर से आप स्टार्ट करिए नंबर, तो 9 तक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर जो आया उसके आगे वाला यानी हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा हुआ, यानी सूर्य के बाद जो है वो चंद्रमा की दशा आएगी। इसी तरह से चंद्रमा के बाद मंगल की अगर आनी है, मंगल की दशा आएगी, तो कैसे आएगी, हस्त के बाद का जो नक्षत्र है चित्रा है। अब चित्रा के आगे 9 तक गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आया। इसके आगे वाला यानी धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल, तो अब सूर्य आया, फिर चंद्रमा आया, अब मंगल की दशा। मंगल के बाद राहु आना है, तो ये कैसे आएगा, अब देखिए धनिष्ठा तक आया, धनिष्ठा के आगे शतभिषा है, शतभिषा से 9 तक गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के आगे वाला आर्द्रा, आर्द्रा का स्वामी राहु हो गया, यानी अब मंगल के बाद राहु की दशा आएगी। राहु के बाद देखिए गुरु है, तो राहु आया आर्द्रा तक। यहाँ के बाद वाला पुनर्वसु, पुनर्वसु से 9 तक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के आगे वाला विशाखा, यानी राहु के बाद गुरु की दशा आएगी। इस तरीके से आप सभी 9 ग्रहों की दशाओं को जान सकते हैं कि किस ग्रह के बाद किस ग्रह की दशा आएगी। और जिस तरह से दशाओं का ऑर्डर है, यानी महादशाओं का ऑर्डर है, वही सेम ऑर्डर अंतरदशा का, वही प्रत्यंतर दशा का, वही सूक्ष्म दशा का और वही प्राण दशा का होता है। तो प्रैक्टिकली जो है यूज़ करते हैं लोग ज़्यादातर महादशा और अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा तक यूज़ करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म दशा प्राण दशा बहुत ज़्यादा वो फिर वो फाइन कैलकुलेशन होना चाहिए, वो बिल्कुल मिनट्स और सेकंड्स में आता है, तो वहाँ तक हो सकता है कि वो कैलकुलेशन उतना सही ना हो। तो फिलहाल प्रैक्टिकली जो आजकल यूज़ करते हैं लोग, वो महादशा, किस ग्रह की दशा चल रही है, उसके अंडर में किसकी अंतरदशा है और अंतरदशा के अंडर में किसकी प्रत्यंतर दशा है। तो यहीं तक आप जो है यानी वर्ष, मास, महीना और दिन, यहाँ तक आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये तरीका आपको बताया दशा अंतरदशा के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी घटना को जानने के लिए, मान लीजिए कि बच्चे का जन्म होना है, तो बच्चे का जन्म होने के पहले वो कोई एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी बताएगा कि इतने वर्ष, इतने महीने या इतने दिन के बाद ये इस तरह से संतान होगी या पुत्र संतान होगी। तो वो इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं, यानी किसकी महादशा, किसकी अंतरदशा और किसकी प्रत्यंतर दशा है, उसके हिसाब से ही वो डिसाइड होता है।
क्योंकि वो कुंडली में ग्रह कहाँ बैठा है और उस ग्रह से क्या क्या घटनाएं घटनी हैं, वो सब आपको वो ग्रहों की पोजीशन किस भाव में है, किस राशि में है, कितनी डिग्री है उसकी, कितना शुभ प्रभाव है, कितना पाप प्रभाव है, और ये सारी चीज़ें देखकर ही आप डिसाइड कर पाएंगे। इस तरीके से आपको दशा और अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा और ये सब सूक्ष्म दशा, प्राण दशा के बारे में बताया। इसी को अभी और आगे और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि दशा अंतर्दशा बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आज आपको फ़िलहाल इतना हमने बताया, तो इसको आप लोग ध्यान से देखें और सुनें और स्टडी करें इसको। और ये इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मतलब वो जो प्रेडिक्शन के लिए ये दशा अंतर्दशा तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। थैंक यू।